Good morning, all of you. Third C, third unit, C chapter. Third unit का third chapter we are doing, and the topic today we will do is torque on a bar magnet in a magnetic field. कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है, तो उस बार मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, आपको याद हो तो हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। जब हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक्स की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रखा था, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल, सॉरी ऐसी डायरेक्शन नहीं थी, कुछ ऐसे हमने लिया था, जस्ट लाइक दिस। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रखा था। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसके अंदर हमने एक डायपोल को जब रखा था तो हमने देखा था कि डायपोल के दोनों एंड्स पे, यहाँ पे अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था क्यू ई, और ये था शायद माइनस क्यू ई। ठीक है, तो ये इस दो फोर्सेस की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा है, और कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स, ये इस डायपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जो ये वाला फोर्स है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो क्या करेगा, इस इस इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टडी किया था। सेम यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे किसको, बार मैग्नेट को। ठीक है, क्योंकि जैसे डायपोल के अंदर दो चार्जेस थे, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, यही करते थे ना। यहाँ पे माइनस क्यू होता था, यहाँ पे प्लस क्यू होता था, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने बोला था कितना, 2a। इन द सेम वे हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का ये पोल कौन सा होगा, साउथ पोल, और ये पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, और ये कितनी होती है, 12। तो सेम वही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है माइंड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, देखिए जिसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ गए ना, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ सेम हो। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे, सब जगह आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, सेम, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को वी कॉल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी विल प्लेस अ बार मैग्नेट। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या रखेंगे, एक बार मैग्नेट रखेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये डायरेक्शन दे दूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस एंड से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई सोर्स लगाया होगा। तो यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जस्ट लाइक दिस इज नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ से, आपको पता है ना, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ, और क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, बिकॉज यही लाइंस फिर अंदर मैग्नेट के इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से चल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे होगा साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ, क्लियर। अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हमने इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो किया है, और NS हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 12 होगी वही। अब हम यहाँ पे देखिए, NS एक मैग्नेट रखते हैं, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड ये मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, 12। वो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप बना लो इसको, दिस इज 2L। क्लियर बेटा?
अब देखें, जो ये मैग्नेट है, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा? इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब देखिए, ये पोल है कौन सा? नॉर्थ पोल, ठीक है, बार मैग्नेट का। और मैग्नेटिक फील्ड में ये कौन सा है? साउथ पोल। तो देखिए, इस नॉर्थ पोल पे भी फोर्स लगेगा और साउथ पोल पे भी फोर्स लगेगा। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ऐसे होगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये क्या है? ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स कौन सा है? ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स कौन सा है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा? जितना इसका इस पोल की पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? m। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा m इंटू बी। याद है ना वहां पे क्या किया था? q इंटू ई किया था, याद है ना? तो यहाँ पे q वहां पे चार्ज था, वन ऑफ द चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में रखा हुआ है वो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों पोल्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? m। नॉर्थ पोल की भी स्ट्रेंथ m है और साउथ पोल की भी स्ट्रेंथ क्या है? m ही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो ये। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स साउथ पोल पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो भी कितना होगा? एम बी होगा। लेकिन याद रखिए बेटा, इस फोर्स की डायरेक्शन इस ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक पोल की स्ट्रेंथ है। श्रुति समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन? अब देखिए, ये दोनों ही फोर्सेस क्या है? इक्वल है, ठीक है, अनलाइक है और पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों ही क्या फॉर्म करेंगे? एक कपल फॉर्म करेंगे। ये फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों ही फोर्सेस क्या है? मैग्नेट को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये वाला फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अल्टीमेटली जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो कुछ ये डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। समझ गए ना? ये दोनों फोर्सेस, जो मैग्नेट, बार मैग्नेट जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, उस बार मैग्नेट के दो पोल्स पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज force on the north pole of the magnet and this is the mb force on the south pole of the magnet. Both the forces are on the two poles, but दोनों की ही डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों क्या करेंगे? इस मैग्नेट को विच इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो आपकी कुछ ऐसी होगी। देखिए, ये वाला फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये वाला फोर्स है वो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला नहीं है। पोल स्ट्रेंथ तो दोनों ही पोल्स की देखिए, दिस इज अ बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। डायपोल होता है मैग्नेट आपका, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी एक सिंगल पोल नहीं होगा वहां पे। तो जो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है वो एम है, साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी क्या है? एम है। जस्ट लाइक आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, उसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू होता था, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता था। इन द सेम वे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, या नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो भी एम है, साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी एम है। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। तो यहाँ पे इस नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? जितनी इसकी स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे चार्ज पे फोर्स नहीं लगता था Q इंटू ई, तो जो भी चार्ज होता था वो, और एक होता था माइनस क्यू ई, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो सेम वैसे ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दोनों ही मैग्नेट के पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस, ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल है, अनलाइक है,
एंड फॉर्म ए कपल। दोनों क्या करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे एंड दे विल टेंड टू रोटेट दिस मैग्नेट अलोंग। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगी इसकी तो ये मैग्नेट कुछ ऐसे नहीं आ जाएगी, जिसकी पोजीशन फिलहाल ये है, तो ये मैग्नेट इस कपल ऑफ फोर्स के इसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से, दोनों फोर्सेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको अलाइन करेंगे किस डायरेक्शन में, ऐसे। सपोज फोर्स लगाने की वजह से इसकी ये डायरेक्शन हो गई, तो अब ये जो मैग्नेट है वो अलाइन हो गई है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इनिशियली ये मैग्नेट ऐसी थी, समझ रहे हो, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट के बीच में। इस फोर्स ने इसको डाउनवर्ड पुल किया, इसने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया, और पुल करके देखिए इसकी ये पोजीशन ले आई। तो ये पोजीशन कैसी है, इसको अलाइन कर दिया है इन ए डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, आई होप आपको याद हो। तो यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स्ट्रा मैं रब कर रही हूँ सब, समझ आ गया है ना, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं। तो देखिए हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये n है, n से मैंने लिया है एक्चुअल में, ये दिस इज n और ये a। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एन ए परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड b के ऊपर। ओके बेटा, एंड यहाँ से ये देखिए जो एस ए है ये वाला, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, एन ए परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड पे, लेकिन एस ए है वो क्या है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। सो कैन आई राइट कि जो एस ए है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब आपको पता है कि जब ऐसे दो फोर्सेस होते हैं जो कॉइल को या मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इस कॉइल के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क is acting on the coil। टॉर्क यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कॉइल की बात नहीं, सॉरी, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट ही रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, और दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। क्लियर है बेटा, और याद रखें ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा। तो देखिए फोर्स क्या होगा, जो इन पोल्स पे लग रहा है, दोनों ही फोर्स पोल्स पे फोर्स जो है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे भी एम बी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भी कितना है, एम बी है, तो दोनों में से आप एक फोर्स ले सकते हो। तो वी कैन राइट दिस इज एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये एन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एन ए को फाइंड आउट करना है। तो एन ए को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे एन ए एस, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। एन ए एस ट्रायंगल में अगर हम क्या निकाले, साइन थीटा निकाले, ठीक है। तो साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो ये अगर आपके पास थीटा है तो थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, क्योंकि आधे लोगों को स्टिल अभी शायद कंफ्यूजन है। और ये फ्रंट वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ए ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एन एस। क्लियर, एन ए आपके पास कितना है, वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट इट। एन ए divided by ns, ns is this length, magnetic length we will write, so this is 2l। यहाँ से आप na निकाल सकते हो, na कितना हो जाएगा, na हो जाएगा ये 2l जो है वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। होप आई एम क्लियर। यहाँ पे mb आप लिखे, दिस इज mb इंटू, यहाँ पे na को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, 2l साइन थीटा से। कोई डाउट यहाँ पे। अब देखें आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, m इंटू टू एल, फिर से समझे, देखिए m इंटू टू एल,
याद है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किया था वहां पे, तो यहाँ पे आपके पास m into 2l मतलब वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द पोल एंड मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज m। यहाँ पे डायपोल मोमेंट, यस बेटा, तो ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एम बी साइन थीटा। ये समझ गए। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा m क्रॉस b, ठीक है, कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट से हटा के कुछ इस फॉर्म में लिखोगे तो ये जो क्रॉस है वही आपके पास क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है। ये चीज क्लियर है, तो ये याद रखें। अब यहाँ पे ये सब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि सपोज आपके पास b क्या हो जाए, 1 हो जाए, मैग्नेटिक जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाए, 1, साइन थीटा आपके पास कितना हो जाए, 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में जो आपके पास टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, m इंटू बी हो गया 1 और साइन 90 हो गया 1, तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। क्लियर है बेटा। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल। ये क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल ही तो है जिसके, ये एक मैग्नेट है कंटेनिंग टू पोल्स। ऐसी कोई भी सरफेस हो, जैसे आपके पास कॉइल भी कैसे बिहेव कर रही थी, एज ए मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि उसका अपर फेस कैसे बिहेव कर रहा था, नॉर्थ पोल, और लोअर फेस कैसे बिहेव कर रहा था, साउथ पोल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल हेल्ड कैसे रखा हुआ है, थीटा 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बन जाता है, टॉर्क के इक्वल। क्लियर है बेटा। अगर ये चीज क्लियर है तो इसी के बेस्ड, ये तो था टॉर्क, टॉर्क कितना क्रिएट हुआ, तो ये टॉर्क लग रहा था किसके ऊपर, बार मैग्नेट के ऊपर। ये क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ओके। अब इसी से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे क्या, हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम वहां पे हमने स्टडी की थी ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है, सेम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज जो है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस मिलेंगी आपको जो हमने वहां पे की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो जस्ट कंपेयर करते हुए जाना है, कंपेयर पक्का करना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है, जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टिल न्यूमेरिकल्स पे वीक है, वो प्लीज इन डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि उन लोगों के लिए कोई चॉइस नहीं रह जाती है इसमें डेरिवेशंस में। न्यूमेरिकल पे आप ऑलरेडी वीक हो और फिर आप डेरिवेशंस भी अच्छे से नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो दोज हु आर वीक एट न्यूमेरिकल पोर्शन प्लीज ये अच्छे से करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, देखिए मैग्नेटिक डायपोल का मतलब आप समझ गए हैं ना, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या होता है, कोई भी, चाहे बार मैग्नेट ले लो, चाहे सर्कुलर कॉइल ले लो, चाहे एक कॉइल ले लो, चाहे लूप ले लो, करंट कैरिंग लूप, अगर उसके अंदर दो पोल्स बन रहे हैं, नॉर्थ पोलैरिटी भी है और साउथ पोलैरिटी भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम यही आप बनाएंगे इसके अंदर कि ये आपके पास नॉर्थ साउथ एक बार मैग्नेट है, वो एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव कर रहा है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कहाँ से आया मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये एक मैग्नेट के दो पोल्स है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मैग्नेट की ही वजह से है, और मैग्नेट है तो इसका मतलब नॉर्थ से साउथ क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ट्रेवल्स करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस मैग्नेटिक डायपोल को रखा हुआ है। तो वी हैव टू सी हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड,
कि इस मैग्नेटिक डायपोल जो कि नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है, इस मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी व्हेन वी विल प्लेस दिस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो आपको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि इस मैग्नेटिक डायपोल की जो भी पोजीशन है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल इज द एनर्जी possessed by the dipole due to its position, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है, उस पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब हम वो सारी कहानी नहीं लिखेंगे कि हमने एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को विच इज हैविंग टू पोल्स प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, कि कैसे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, वो सब हम नहीं करेंगे। अब हम अपना जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से शुरू करेंगे। टोर्क हमने देख लिया है, टोर्क की वैल्यू कितनी आई थी, एम बी साइन थीटा। तो दिस इज द टोर्क विच इज एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है और ये रोटेट कर रही है। अब एक बात बताइए, इसको रोटेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये थीटा एंगल है। इस थीटा एंगल को अगर हम कितना बना दें, सपोज हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसको अलाइन करना चाहते हैं, मतलब ऐसे करना चाहते हैं, तो थीटा को कितना बनाना पड़ेगा, 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थीटा इस मैग्नेट के बीच में और बी के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, इसलिए भाई इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डायपोल, कितने एंगल से, देखिए एक ही बार में तो आप थीटा एंगल पूरा 0 कर नहीं दोगे, कितने एंगल से आपने रोटेट किया, बाय डी थीटा। ठीक है, स्मॉल एंगल डी थीटा से आपने क्या किया, इसको रोटेट किया, तो ये जो आपका डी थीटा एंगल से आप इसको रोटेट कर रहे हो, ये किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द रीस्टोरिंग टॉर्क। बताया था ना मैंने आपको कि रीस्टोरिंग टॉर्क भी क्रिएट होगा वहां पे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, डी थीटा एंगल से क्या कर रहे हो, उसको रोटेट करवा रहे हो। तो रोटेट करवा रहे हो तो इसके ऊपर फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है, जब आप लीनियर मोशन की बात कर रहे हो। एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन की जब बात करोगे, क्योंकि हमारी जो ये बार मैग्नेट है इसका मूवमेंट या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, या तो लेफ्ट हो या फिर राइट हो, उस केस में तो हम लीनियर मोशन बोल सकते हैं। लेकिन हमारी बार मैग्नेट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो देखिए ऐसे है, एक तो ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। एक्चुअल में दिस इज लाइक दिस, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे कुछ ऐसे। तो ये फोर्स है वो लीनियर फोर्स नहीं है, कैसा फोर्स है, रोटेशन का फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है। तो रोटेशनल फोर्स जब भी या रोटेशनल मोशन की हम बात करते हैं, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे हम टॉर्क लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था। तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितने एंगल से हमने रोटेट किया है इसको, यहाँ पे कंप्लीट थीटा एंगल से रोटेट करवाना है, और थीटा का स्मॉल पार्ट क्या हो सकता है, डी थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट। अब यहाँ से सिंपली टॉर्क की वैल्यू पुट कर दीजिए। टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी नॉट टॉर्क, दिस इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब हमें सिंपली करना क्या है कि अगर हमें इस बार मैग्नेट को डी थीटा एंगल से रोटेट ना करवा के अगर कंप्लीट थीटा एंगल से रोटेट करना हो, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना हो, तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा,
तो बस क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। वेरी गुड, पता तो तुम्हें सब कुछ है, मुझसे भी ज्यादा पता है। देखिए सारे आंसर्स तो दे रहे हैं आप लोग, पता नहीं टेस्ट में क्या हो जाता है आपको, है ना तमन्ना। ओके, देखिए ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है और ये आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। फॉर्मूला नहीं आ गया एक्चुअली, वैल्यूज पुट की है तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। दिस इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमें दोनों तरफ बेटा कई बार ऐसा होता है, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ऐसे ही डी थीटा डी थीटा डी थीटा से इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये सारे डी थीटा मिलके क्या बना देंगे कि आपने इसको पूरे थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि हमें सिर्फ कब मिल सकता है, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है, थीटा का करना है, मतलब साथ में साइन में भी थीटा है और यहाँ पे डी थीटा है, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये दोनों हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। अब अगर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो थीटा की लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। तो जो टोटल वर्क डन है इन रोटेटिंग द डाइपोल, हम थीटा को चेंज करेंगे कहाँ से, थीटा 1 से। थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट्स होंगी थीटा 1 से थीटा 2। तो डी डब्ल्यू आपके पास बन जाएगा डब्ल्यू, और ये आपके पास एम बी को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए किसका, साइन थीटा का। आप मुझे जल्दी से बताएं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी क्विक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा सपना, कोस थीटा माइनस कोस थीटा तमन्ना। हाँ तो माइनस मत लगाई भूलिए ना, क्योंकि माइनस अगर आप भूल गए तो पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और लिमिट्स रहेंगी थीटा 1 से थीटा 2। तो माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, दिस इज एम बी, और ये बन जाएगा कोस। अब देखिए ये जो थीटा है ना, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए मैं माइनस साइन को ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। कोई डाउट, और ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, वर्क डन के। तो वर्क डन जो है वो आपके पास कितना आ गया बेटा, वर्क डन आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस एम बी cos theta 2 minus cos theta 1। तो मतलब this much amount of work is to be done in rotating the dipole, और यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, इस वर्क डन को ही ये डाइपोल अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस एम बी। अब देखें, अगर हम थीटा 1 को कितना मान लें, यहाँ से ये जो थीटा 1 है अगर हम इसको 90 डिग्री मान लें और थीटा 2 को थीटा ही रखें, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाता है, देखिए थीटा 1 को मैंने 90 रखा है तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। ये तो 0 हो जाएगा ना, थीटा 1 की जगह अगर आप 90 पुट करोगे तो ये 0। और थीटा 2 को हमने क्या रखा है, थीटा, तो ये सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया u इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। मेनली हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, फैक्टर फॉर्म में ये आपको डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, कोस क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। देखिए साथ में कोस थीटा है, तो जहाँ पे कोस थीटा होता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो देखिए ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू द, हाँ बेटा सही बोल रहे हो, वेक्टर लगेगा ऊपर, ठीक है, माइनस एम बी, ये आपके पास है। अब पर्टिकुलर केसेस आप करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे पुट कीजिए 90 डिग्री, तो ये आपके पास u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 90। तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा 0। मतलब जब थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब जो अपना डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। यहीं पे आप इसी को
इसमें देख सकते हैं कि θ1 इस रिजल्ट में भी पुट करेंगे, इस वाले में कि θ1 को कितना पुट कर दो 90, और आपके पास जो θ2 है उसको आप कितना पुट कर दो, उसको आप ले लो θ। क्लियर है? एक तो ये केस हो जाएगा। दूसरा केस कब होगा, जब आप थीटा को कितना ले लो 0 डिग्री ले लो। तो थीटा को 0 डिग्री ले लोगे तो इसमें जब थीटा 0 पुट करोगे तो कोस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास u कितना आ जाएगा -mb, और ये जब -mb आएगा तो उस केस में एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम होगी, याद रखें। ठीक है, दूसरे केस में आप कितना ले लोगे 180 डिग्री ले लेना, 180 लोगे तो कोस 180 आपके पास कितना आ जाता है -1, और माइनस माइनस प्लस, तो उस केस में आपके पास एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो याद रखिए, देखिए एनर्जी जीरो कब, जब थीटा कितना 90 डिग्री। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब थीटा को आप कितना ले लोगे 0 डिग्री, और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आप कितना ले लो 180 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखें। यहीं से आपकी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी डिफाइन होंगी। तो एक बार मैं चाहती हूँ आप जाके एक बार बुक पढ़ लें। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम करेंगे एक, इसीलिए तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं होता क्लास में, मैं ज्यादा ही डीप में चली जाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ए मैग्नेट हैविंग, राइटिंग समझ आ रही है ना, हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट of 1 into 10 to the power 4 joules per Tesla is free to rotate. Is free to rotate. नहीं टिंकू, अभी तो 12 की पीटीएम का तो कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है। Free to rotate in a horizontal plane where a magnetic field of 4 into 10 to the power -5 टेस्ला exists। सब लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ बेटा, 21 से स्कूल खुल रहे हैं। फाइंड द वर्क डन in rotating the dipole, rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction of 60 degree from the field। जल्दी से क्वेश्चन निकालें। न्यूमेरिकल देते ही सपना लेफ्ट कर गई। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट आपको गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको गिवन है, मतलब m की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। मैग्नेटिक, अच्छा कैलकुलेट द, ये लिखा है ना मैंने, ए मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिस मच इज फ्री इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके, करेक्ट है। निकाले क्वेश्चन निकाले। मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है, मतलब m की वैल्यू यू हैव गिवन 1 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला। ये सारे न्यूमेरिकल करें बेटा। वो थीटा आपके पास डिपेंड करेगा कि जब आपके पास पैरेलल है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल में आप मोस्टली वैल्यूज 0 डिग्री ही लीजिए। ठीक है, वो ऑपोजिट अगर बोले तो ही हमें 180 डिग्री लेनी है। तो फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास m आ गया है। देन आपको क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, b आपको गिवन है 4 into 10 to the power -5 टेस्ला, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है θ1। ठीक है, पहले पैरेलल था, फाइंड द वर्क इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री। मतलब θ1 जो है वो आपको कितना गिवन है 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पैरेलल से आपको 60 डिग्री में लेके जाना है, एंड θ2 आपके पास कितना है 60 डिग्री। जल्दी कीजिए। ऑपोजिट हो तो 180 डिग्री, हाँ श्रुति ऑपोजिट होगा तो यस बेटा 0.2 जूल्स। यस, बाकी
आंसर्स नहीं आए बाकियों के, टिंकू आंसर कितना आएगा? सौरभ कुछ समझ आ रहा है? क्या करेंगे? तन्नू, तन्नू जाखड़ समझ आ रहा है बेटा? न्यूमेरिकल यहाँ से वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा? वर्क डन वही आएगा आपके पास माइनस एम बी, ये हमने क्या लिखा था? कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री पुट कर दीजिए। थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 डिग्री है। एम हमें गिवन है और बी हमें गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। कर लोगे ना? इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोस थ्योरम की थी ना, गोस लो ऐसे न्यूमेरिकल्स करा दो जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो। बेटा देखिए, टॉर्क के ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी अगर जिसमें टॉर्क पे निकालनी हो ना, तो उसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट करना है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, तो आपके पास cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वहां पे आपको टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ये तो जस्ट आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए छोटा सा न्यूमेरिकल कराया था। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोस थ्योरम की थी, यहाँ पे भी हम गोस थ्योरम करेंगे, लेकिन ये गोस थ्योरम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की थी, यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज गोस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। आज के इसमें टेस्ट में बेटा देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है ना रिंग का, न्यूमेरिकल्स वो ज्यादा टफ नहीं थे। वो अगर आप देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स वो मैंने वो लास्ट ईयर के पेपर्स में ही दिए थे, पेपर से ही दिए थे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स, कहीं बाहर से मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, इजी ही होंगे। गोस लो फॉर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म में भी हम गोस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे आप लोगों को याद होगा, वहां पे गोस थ्योरम क्या थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स था थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो कितना था? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और वो कितना था? क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, यही था। ये हमारे पास थी वहां पे गोस थ्योरम की जो मैथमेटिकल रिलेशन था, वो आपके पास ये था, है ना, कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए मैंने इसको फाई ई से लिखा है। तो जो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो, उसको हम लिख रहे थे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है सरफेस के अंदर, तो इस रिजल्ट से शो किया था। अब हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे गोस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, वो क्या होगा? नेट फ्लक्स, लेकिन ये फ्लक्स कौन सा होगा? फ्लक्स का मतलब क्या था? नंबर ऑफ, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हमने किया था, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, याद है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? 2 4 6 8 10, हाउ मेनी? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको शो कर रहा था? हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं, ठीक है भाई। जो मैं टॉपिक कराती हूँ उसमें से एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता एनसीईआरटी में कुछ? एनसीईआरटी आपके पास पतली सी बुक है, उसमें सारा तो कैसे मिल जाएगा? बहुत सारी चीजें तो आपको वो भी कराई जाती हैं जो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक एक टॉपिक एनसीईआरटी में है। अभी आप गोस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म जाके टॉपिक नहीं होते मैम, तो ये बोल रहे हो मैम उसमें से कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलता, मतलब आपके कहने का मतलब है सारा ही एनसीईआरटी में नहीं मिलता। कुछ टॉपिक्स देखिए टिंकू, क्या है ना कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन होता है आपके पास। तो मैंने आपको जैसे कल कराया था ना एक टॉपिक, आपको नहीं सॉरी 11th क्लास को कराया था,
एक छोटा सा टॉपिक था हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, वो सिर्फ 3 या 4 लाइंस में देके और खत्म कर रखा था। तो आप थोड़ा अच्छे से देखिए, आज जो टॉपिक्स कराए हैं वो आपको सारे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टॉपिक ना मिले। मैंने आप लोगों को बेस्ट वे बता रखा है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप लोगों को मैंने रिवाइज्ड सिलेबस 4-5 बार सेंड कर चुकी हूँ। वहां से आप पर्टिकुलरली टॉपिक का नाम उठाइए कि टॉपिक का नाम आपको क्या पढ़ना है, गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यहाँ पे, या फिर आपके पास ये ऐसे हो सकता है गोज लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऐसे हो सकता है। थोड़ा बहुत टॉपिक के नाम के अंदर चेंज मिल सकता है, अदरवाइज आपको कंसेप्ट जरूर मिलेगा। वो ये आपने मैम संट नहीं करवाया था पिछले चैप्टर? हाँ, वो भी नहीं, ना कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर और तो वो है ही नहीं बेटा उसमें एनसीईआरटी में, लेकिन वो, वही तो कह रहा हाँ तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे सीबीएसई का सिलेबस है, वो आपको प्रदीप में पक्का मिलेगा। प्रदीप में मैंने आपको पहले बोला है, प्रदीप के अंदर टॉपिक्स आपके, जो एनसीईआरटी की बात नहीं कर रही मैं, एनसीईआरटी तो पूरी ही पता नहीं कब बनी थी, उसके बाद उसको किया ही नहीं है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं किए हैं, जो चल रहा है वो चल रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम से। तो देखिए, आपके पास बेस्ट वे ये है कि आप सिलेबस को ओपन कीजिए, रिवाइज्ड सिलेबस को, उसमें से आप टॉपिक का नाम देखिए, उस टॉपिक के नाम को सिर्फ आपको प्रदीप में से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी में आपको क्या बोलती हूँ, एनसीईआरटी में जो भी है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, जो टॉपिक्स सपोज एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में से सिलेबस को थोड़ी ना कम कर दिया है, इस ईयर पर्टिकुलरली सिलेबस को कम किया है, तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में से हट गए हैं वो एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, तो आप उन टॉपिक्स को रहने दीजिए, बाकी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है और वो एनसीईआरटी में से, उनको जस्ट थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, एक बार लाइन टू लाइन कर लीजिए, वहां छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको एक एक नंबर के, वो आप कर लीजिए। अदरवाइज एट द एंड आपके जो प्रदीप की बुक है ना, उसमें भी एज इट इज एनसीईआरटी की बुक गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है, आप वहां से भी कर सकते हो। शंट वगैरह ये काफी एक्सप्लेनेशन आ जाता है, उसमें इतना नहीं गिवन है। गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कोई नहीं अब ये बेटा। कह रहे कि 2 घंटे के पेपर होंगे। भाई क्या कहते हैं टिंकू, मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट कराने दे, मैं फिर बताती हूँ आपको। गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो मैंने बताया आपको, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोज थ्योरम की थी, ऐसे ही हम मैग्नेटिज्म में भी गोज थ्योरम करेंगे। जो वहां पे ये स्टेटमेंट थी हमारी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, ये होगा सेम क्लोज इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, बी डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे जैसे Q ओवर एप्सिलॉन नोट था, ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होगा किसका, गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखिए मैं जितना सिंप्लीफाई कंपेयर करके करा सकती हूँ मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोज थ्योरम का मैथमेटिकल रिलेशन वाज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास ये है, तो हमें अब इसको समझना है, ये तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए था। अब इस पे आते हैं, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसका मतलब क्या है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल मैंने लगाया है, डीएस क्या है, कोई सरफेस अगर एस है, उस एस का छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा डीएस, कि डीएस में से जो स्मॉलेस्ट आपके पास एलिमेंट है एक कंप्लीट सरफेस का, क्योंकि ये पूरी सरफेस डीएस 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 से मिलके बनी हुई है, इन सारे डीएस का अगर आप सम कर दो तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो मैंने कंप्लीट सरफेस का अगर मैं छोटा सा पार्ट भी लूं डीएस सरफेस का, तो उसमें से जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा उस क्लोज सरफेस में से वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, इस सरफेस में से जितना मैग्नेटिक लाइंस आउट होंगी उतनी ही लाइन क्या हो जाएंगी, इन हो रही है, तो जितनी लाइंस आउट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी ही लाइंस क्या हो जाएंगी, इन। तो अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये आउट हो रही है, इन हो रही है, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0। ये बात सबको समझ आई कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस आर लीविंग द सरफेस, सेम नंबर ऑफ लाइंस आर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्लोज सरफेस के अंदर से जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। समझ आ गया क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बेटा वो लूप फॉर्म करती है, क्लोज लूप, तो
यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लिख सकते हैं phi b थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज कितना होगा, 0। सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर आप एक बार मैग्नेट को रख देते हो, थोड़ा सा समझिए, बार मैग्नेट पे ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो ऐसे ट्रेवल करेंगी, टू लाइंस लेफ्ट द सरफेस एंड 2 लाइंस एंटर्ड द सरफेस। तो क्या हुआ, हमेशा ही यही रहेगा, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस लेफ्ट कर रही है सरफेस को, उतनी नंबर ऑफ लाइंस ही क्लोज सरफेस के अंदर इन हो रही है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हमेशा कितना मिलेगा, 0। तो इसीलिए हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट लिखी है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो B डॉट ds, ds आपके पास क्या है, कंप्लीट सरफेस S का स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, क्लोज्ड इंटीग्रल, ये देखिए इंटीग्रल के ऊपर एक सर्कल लगाया है, इसका मतलब ही क्या होता है कि आपकी सरफेस कैसी है, क्लोज्ड है। तो B डॉट ds हमेशा क्या आएगा, 0। अब इससे ज्यादा स्ट्रेच कराऊंगी तो बेटा नुकसान आप लोगों का होगा, क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा। ये चीज क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, ये देखिए स्ट्रेट लाइंस होंगी एक्चुअल में, जब आप लोग बनाओ तो ऐसे मत बनाना, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं देखना है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या रखा है, एक क्लोज सरफेस रखा है जिसका कुछ भी शेप हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर ए स्मॉल एरिया वेक्टर, यहाँ पे जिसकी लेंथ कितनी होगी, डेल्टा एस। यहाँ से हमने डेल्टा एस एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, तो आपको पता है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये होगा एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, मतलब बी और इस सरफेस के एरिया वेक्टर एन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से जो ये स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा एस, उसमें से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, कंप्लीट फ्लक्स तो मिलेगा नहीं, स्मॉल फ्लक्स मिलेगा। तो स्मॉल फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो डेल्टा फाई बी। बिकॉज फिर से समझिए, कंप्लीट सरफेस का छोटा सा एलिमेंट लिया है हमने, एंड फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट वी विल गेट स्मॉल फ्लक्स, तो स्मॉल फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। एंड बिकॉज दिस फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आई एम राइटिंग बी। देखिए मैं छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर रही हूँ। देन क्या होगा आपके पास, कितना होगा ये होगा बी डॉट, ये देखिए डेल्टा एस। क्लियर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सबका आप क्या ले लोगे, समीशन ले लोगे, सारे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स से जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, अगर इन सारे डेल्टा फाई बी को आप जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट फ्लक्स मिल जाएगा। तो वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे भी आपने एक डेल्टा एस ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो हर डेल्टा एस से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा फाई बी, डेल्टा फाई बी, डेल्टा फाई बी, यही मिलेगा। और अगर इन सबको अगर आप जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर द समीशन यूज कर सकते हैं। तो समीशन यूज करेंगे, और समीशन यूज करेंगे किसके लिए, ऑल डेल्टा फाई बी को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो सारे का सम कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट फ्लक्स फाई बी मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ गया कंप्लीट फ्लक्स फाई बी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। क्लियर है। अब देखिए बेटा ये जो डेल्टा फाई बी है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो फाई बी इज इक्वल टू द, ये आप लिख दोगे, अभी हमने लिखा था ना ये b डॉट डेल्टा s इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये डेल्टा s हमारे पास इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0। उस केस में ये आपके पास समीशन किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रल में। देखिए तो ये आपके पास बन जाएगा व्हेन दिस डेल्टा s इज वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0। ये जो ये आपने एलिमेंट लिया है ना, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है,
तो उस केस में समीशन का साइन चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है, तो ये सिंपली आ जाएगा b और ये डेल्टा एस क्या बन जाएगा ds एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है ना? तो ये आपके पास है गोज लो फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं?